रूस यूक्रेन युद्ध के 14वें दिन नया मोड़ आ गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें अब नाटो की सदस्यता लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा था कि क्रीमिया और डोनबास रीजन के दो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक को लेकर वो रूस से बात करने के लिए तैयार है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ये वो 3 मांगे हैं जो पिछली शांति वार्ता में उठाई गई थी। रूस के प्रतिनिधि ने कहा था कि अगर उनकी 3 शर्तें मान ली गई तो यूक्रेन में पलक झपकते युद्ध विराम हो जाएगा। रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो देश का सदस्य ना बने जिसकी अमेरिका अगुवाई करता है। इसके अलावा क्रीमिया को रूसी क्षेत्र की मान्यता दे जिस पर 2014 में रूस ने कब्जा किया था और डोनेट्स्क लुहांस्क को स्वतंत्र रिपब्लिक स्वीकार करे जहां पर रूसी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। यूक्रेन में अमेरिका के बायो लैब का सनसनीखेज खुलासा हुआ है और रूस की ओर से यूक्रेन में बायो वेपन जमा करने के आरोपों पर मुहर लगने लगी है। अमेरिका की अंडर सेक्रेटरी न्यूलैंड ने बयान जारी किया है कि वॉशिंगटन और कीव मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि रूस की सेना यूक्रेनी बायो लैब तक ना पहुंच सके। यानी अमेरिका ने ये माना है कि रूस के पड़ोसी देश में अमेरिकी बायो लैब एक्टिव है जिस पर रूस का कब्जा हर हाल में रोकना होगा। रूस ने आरोप लगाया था कि अमेरिका ने उसके पड़ोसी देश से जैविक युद्ध छेड़ने की साजिश रची है और यूक्रेन में उसने 30 बायो लैब बना रखे हैं। इस पर चीन ने भी सख्त प्रतिक्रिया जताते हुए अमेरिका से सच्चाई का खुलासा करने को कहा था। दुनिया में जैविक युद्ध का पहला मामला 1347 में दर्ज किया गया था जब मंगोलों ने प्लेग फैला दिया था। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चेरनोबिल परमाणु संयंत्र ने प्लांट का डेटा ट्रांसमिट करना बंद कर दिया है और न्यूक्लियर संयंत्रों पर नजर रखने वाली संस्था IAEA ने इसे काफी गंभीरता से लिया है। IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी ने बयान जारी कर कहा है कि चेरनोबिल में सेफगार्ड्स मॉनिटरिंग सिस्टम की ओर से लगाया गया रिमोट ट्रांसमिशन सिस्टम बंद हो गया है। 24 फरवरी को यूक्रेन के चेरनोबिल संयंत्र पर रूस की सेना ने कब्जा कर लिया था और इसके बाद से ही अमेरिका समेत अधिकतर पश्चिमी देश न्यूक्लियर रेडिएशन डिजास्टर की आशंका जता रहे हैं। चेरनोबिल प्लांट 1986 में हुए परमाणु हादसे के लिए कुख्यात है जब इस प्लांट से पूरे यूरोप में रेडिएशन फैला था और लाखों लोग इसके शिकार हुए थे। रूस यूक्रेन युद्ध का दायरा बढ़ने और न्यूक्लियर वॉर होने का खतरा गंभीर होता जा रहा है। ब्रिटेन ने अब अपना एयर स्पेस रूस के लिए बंद कर दिया है। इसके बाद से रूस के जंगी विमान तो दूर, मालवाहक विमान या यात्री विमान भी ब्रिटेन के ऊपर से उड़ान नहीं भर सकेंगे। इंग्लैंड के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ग्रांट शैप्स ने कहा है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा और एयर स्पेस के उल्लंघन पर इसी आधार पर सजा का निर्धारण होगा। इस बीच अमेरिकी स्ट्रेटेजिक कमांड के चीफ चार्ल्स रिचर्ड ने कबूल किया है कि रूसी आक्रमण के बाद अमेरिकी न्यूक्लियर फोर्स वॉर मोड में तैयार बैठी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी टीम को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है और उनकी टीम कुछ भी करने के लिए तैयार है। युद्ध छिड़ने के बाद से ही लग रही धड़ाधड़ पाबंदियों के बीच रूस ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है और कहा है कि हमारे प्रतिबंध आपको बहुत तगड़ी चोट देंगे। रूस का विदेश मंत्रालय सैंक्शन का ऐसा एक्शन प्लान बना रहा है जो पश्चिमी देशों और उनके सहयोगियों को तत्काल और तगड़ी चोट दे सके। मंत्रालय के डायरेक्टर दमित्री बिरिचेव्स्की ने न्यूज एजेंसी को दिए बयान में कहा है कि रूस का रिएक्शन बहुत ही तेज होगा, सोचा समझा होगा और सेंसिटिव भी होगा जिसकी भरपाई मुश्किल होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को रूस से तेल के आयात पर पाबंदी लगा दी थी, जबकि रूस ने एक हफ्ते पहले धमकी दी थी कि अगर उसके तेल के आयात पर पाबंदी लगाई गई तो $300 प्रति बैरल की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। यूक्रेन के तेजी से बदलते मौसम में रूस की सेना के लिए वहां बने रहना मुश्किल साबित हो रहा है। यूक्रेन के अधिकतर हिस्सों में बर्फबारी शुरू हो गई है और कीचड़ बर्फ के बीच से रूसी तोपों और सैन्य वाहनों का रास्ता बनाकर निकलना मुश्किल हो गया है। ब्रिटेन ने कई रूसी सैनिकों की बातचीत इंटरसेप्ट करने का दावा किया है और कहा है कि क्रेमलिन अपने करीब 12,000 सैनिकों की मौत का मातम मना रहा है। पुतिन की सेना यूक्रेन में ही टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां छोड़कर भाग रही है। यूक्रेन से ऐसे कई वीडियोस आ रहे हैं जो रूस की सेना को हो रहा भारी नुकसान दिखा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर यूक्रेन की सेना ने कम से कम 8 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर मार गिराए। जंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रूस ने बुधवार को तीसरी बार सीज फायर का ऐलान किया। कीव, खार्किव, सूमी, मारियुपोल, चेरनीहिव शहरों में युद्ध विराम का ऐलान किया गया ताकि बंकरों में छिपे लोग शहर से बाहर निकल सके। युद्ध के 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत चुका है और लोगों के लिए अभी भी युद्धग्रस्त क्षेत्र में बने रहना मुश्किल हो रहा है। लोगों के पास न तो दवा है न पीने का पानी। ऐसे लोगों के सामने आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति पैदा हो गई है। बंकर में लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं तो सीज फायर में बाहर निकलने पर भी जान जाने का खतरा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि रूसी सेना सीज फायर में भी गोले बरसा रही है और लोगों की मौत हो रही है।
पूर्वी यूक्रेन के सेवरोडोनेस्क में गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सूमी में हुए हवाई हमलों में 22 लोगों की जान गई थी। रूस से तेल खरीदने पर बैन लगाने के बाद सस्ता तेल खरीदने के अमेरिका के अरमानों पर पानी फिर गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओपेक में प्रभावी भूमिका निभाने वाले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और संयुक्त अरब अमीरात के शेख मोहम्मद बिन जायद को फोन किया, लेकिन दोनों ने फोन तक नहीं उठाया। दोनों ही देशों ने शर्त रखी है कि यमन की जंग में पहले अमेरिका उनका साथ दे, इसके बाद से ही अमेरिकी राष्ट्रपति से बात होगी। यूक्रेन युद्ध के बाद ही पूरी दुनिया में तेल को लेकर हाहाकार मचने लगा है, लेकिन तेल की कीमतें कम करने से बाइडेन ने लाचारी जताई है। उन्होंने कहा है कि इसमें सारी गलती व्लादिमीर पुतिन की है। भारत ने यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए ऑपरेशन गंगा चलाकर दूसरे देशों के लोगों को भी बाहर निकाला है और जान बचाए जाने पर दूसरे देशों के छात्र मोदी सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इनमें ही पाकिस्तान की एक छात्रा भी शामिल है, जिसका नाम है आसमा शफी। कीव के युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसी पाकिस्तान की आसमा का भारत सरकार ने रेस्क्यू किया है। जल्द ही वो अपने परिवार से मिलेंगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।